जय हिंद। आज हम लोग साइंस का क्लास 10th का चैप्टर 9 देखते हैं, आनुवांशिकी एवं जैव विकास। आनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं? इसका आंसर होगा बी, डीएनए। विज्ञान की वह शाखा जो आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं की कार्यप्रणाली से संबंध रखती है, वह क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ए, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से राइट लर्न रिवाइज करते रहें। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ए, जीन। आनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं? इसका आंसर होगा बी, डीएनए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था? इसका आंसर होगा सी, गार्डन मटर। गार्डन मटर को चुना था। 6 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियमों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर होगा डी, जे मेंडल। माता एवं पिता बच्चे में आनुवांशिक पदार्थ का कितने प्रतिशत प्रदान करते हैं? इसका आंसर होगा सी, बराबर मात्रा। मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रभावी है? आंसर है डी, उपरोक्त सभी। लंबापन, फूलों का लाल रंग, पीले बीज, उपरोक्त सभी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अनेक विकल्पी लक्षण, उगाना तथा रखरखाव आसान, जीवन काल कम होता है। मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द कारक को आज हम किस रूप में जानते हैं? इसका आंसर होगा बी, जीन। लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण पाने पर F1 पीढ़ी कैसी बनती है? इसका आंसर होगा सभी लंबे। एक प्रसंस्कर F2, इसका आंसर होगा रेशियो सी में 1:2:1। एक संस्करण क्रॉस की F2 में लक्षण प्रारूप कितना अनुपात होगा? आंसर होगा सी, 3:1। जीवों का लक्षण कितने द्वारा नियंत्रित की जाती है? आंसर है इसका ए, जीन के द्वारा की जाती है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, डीएनए और प्रोटीन। 60 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? इसका आंसर होगा ए, जीन। अजैव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का विचार किसने दिया? इसका आंसर होगा सी, JBS डाल्टन ने दिया है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर होगा सी, चार्ल्स डार्विन। अंग जिनकी संरचना समान होती है तथा कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, समजात अंग। अंग जिसका कार्य होता है समरूप अंग। अब देखते हैं हम लोग इसका चैप्टर का जो बीच का क्वेश्चन होता है, पृष्ठ का, वो क्वेश्चन। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 7% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा क्योंकि पिछली पीढ़ी में मौजूद अलैंगिक प्रजनन वाले लक्षण अगली पीढ़ी के न्यूनतम विविधताओं के साथ पाए जाते हैं। लक्षण बी का प्रतिशत उच्च है, इसलिए इसके पहले उत्पन्न होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पेसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? लैंगिक जनन तथा डीएनए की गलत प्रकृति के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति बौने थे।
यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बोने पर दोनों विशेषको लक्षणों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अतः जो गुण प्रभावी होता है वह दृष्टिगत होता है तथा जो गुण स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता वह अप्रभावी गुण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप में वंशागत होते हैं? गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधों से संस्करण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी? F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं बीज वाले होंगे। मेंडल द्वारा किए गए इस प्रयोग के आधार पर हम वह कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे, परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। इस प्रकार के लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है तथा यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर के लिए स्पष्टीकरण दीजिए। यह सूचना यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है। इसका कारण यह है कि हम सभी संतति के रुधिर वर्ग के बारे में नहीं जानते। रुधिर वर्ग एक वानस्पतिक रूप में AO हो सकता है। इस प्रकार के निष्कर्ष निकालने के लिए सूचना अपर्याप्त है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या अथवा लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। जिस बच्चे की अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है वह लड़की, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का। तो इसमें एक नर एक मादा का चित्र दिखाई हुई है जिसमें युग्मक XY दिखाई गई है। तो युग्मक जो है XX से मादा और XY से नर संतति उत्पन्न होती है। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? वे तरीके जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है निम्नलिखित है। प्राकृतिक चयन, इस तरीके से उत्तरजीविका के लाभ की प्राप्ति होती है। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक उपार्जित लक्षण में कायिक उत्कोच में होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं जो कि जनन कोशिका अथवा संतति के DNA में कोई अंतर नहीं लाता। इसीलिए एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? बाघों की संख्या में कमी अधिक संख्या में विभिन्नता प्रदान नहीं करता, जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। किसी जानलेवा बीमारी या आपदा से सभी बाघों की मौत हो सकती है। बाघों की कम संख्या इस बात का संकेत है कि मौजूदा वातावरण उनके अनुकूल नहीं है और उनकी जाति जल्द विलुप्त हो सकती है। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं? प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक अफवाह और किसी जीव के जीवन काल के दौरान लक्षणों का अधिग्रहण नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है। क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधे के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों नहीं? नहीं, भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधे के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है क्योंकि उसे उसकी प्रजनन की प्रकृति को संपन्न
करने के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति के उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों अथवा नहीं? क्यों नहीं? नहीं। क्यों भौगोलिक व पृथक्करण का औद्योगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इससे प्रजनन को संपन्न करने के लिए किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पेसीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृप एवं जल स्थलचर की भांति ही स्तनधारियों के 4 पाद पैर होते हैं। सभी में पादों की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इसमें रूपांतरण हुआ है। यद्यपि पाद की आधारभूत संरचना एक समान है, ऐसे समझात अभिलक्षण में भिन्न दिखाई देने वाले स्पेसीज का विकासीय संबंध निर्धारण करते हैं। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? दोनों के पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। यही कारण है कि तितली और चमगादड़ के पंखों की समविकृति अंग कहा जा सकता है, न कि समजात अंग। जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास परिक्रम के विकास में क्या दर्शाते हैं? मृत प्राणियों तथा पौधों के जो सुदूर अतीत में जीवित थे अवशेषों के जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म से यह प्रमाण मिलता है कि वर्तमान प्राणी पूर्व में उपस्थित प्राणियों से सतत विकास की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं? मानव प्रजातियां भिन्न रूप से विकसित नहीं हुई है। मानव प्राणियों को विभिन्न प्रजातियों में विभाजित करने के लिए कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव प्राणी चाहे गोरे, काले या भूरे रंग का आकृति में भिन्न दिखाई पड़ने के बावजूद एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? उसके उत्तर की व्याख्या कीजिए। विकास की हमेशा प्रगति तथा बेहतर शारीरिक अभिकल्प के साथ नहीं समझा जा सकता है। शारीरिक अभिकल्प जितना सरल हो वह उतना ही अधिक उत्तम है। अनेक अति प्राचीन एवं सरल अभिकल्प आज तक अस्तित्व में हैं। जैसे सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में पाए जाने वाले हैं। इसीलिए विकास के आधारभूत जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी में जीवाणु के शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। अब अभ्यास को देखते हैं। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संस्करण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति से के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी के थे, परंतु उनमें लगभग आधे बौने थे। इसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की अनुवांशिक रचना निम्न थी। इसका आंसर होगा सी, TTWV। TTWW समजात अंगों का उदाहरण है। इसका आंसर होगा बी, हमारे दांत तथा हाथी के दांत। विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किस से अधिक समानता है? किससे? आंसर होगा ए, चीन के विद्यार्थी। एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की ही होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर इसका यह है, यह सूचना पर्याप्त नहीं है। लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी, यह जानने के लिए कम से कम 3 पीढ़ियों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ 2 पीढ़ी के बारे में जानकारी दी गई है। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है? इसका उत्तर है, वर्गीकरण में आंतरिक अथवा तथा बाह्य संरचना या विकास
संबंधी इतिहास में समानता के आधार पर एक औपचारिक प्रणाली में जीवों के समूह को शामिल किया जाता है। दो स्पेसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं, उनमें उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। उदाहरण के लिए, एक परिवार में भाई एवं बहन अति निकट संबंधी हैं। उनसे पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वे एक ही माता पिता के संतान हैं। लड़की के चचेरे ममेरे भाई बहन भी उनसे संबंधित हैं, परंतु उसके अपने भाई से कम हैं। इसका मुख्य कारण है कि उनके पूर्वज समान हैं, अर्थात दादा दादी जो दो पीढ़ी पहले के हैं, न कि एक पीढ़ी पहले के। अतः इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि स्पेसीज जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग उन अंगों को कहते हैं जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे मानव, छिपकली, पक्षी, चमगादड़ के अग्रपादों की संरचना एक समान होती है, परंतु भिन्न कार्यों को संपन्न करते हुए समजात अंग होते हैं। समरूप अंग के अंग हैं जिनकी आधारभूत संरचना या बनावट भिन्न होती है, किंतु वे समान कार्य में संपन्न होते हैं। कीट पक्षियों के पंख। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। कुत्तों को विभिन्न प्रकार के जीन होते हैं जो उनके खाल के रंग को निर्धारित करते हैं। कुत्तों के जीन श्रृंखला में कम से कम 11 जीन ABCDEFGMPST की पहचान की गई है, जो उनके खाल के रंग को प्रभावित है। एक कुत्ते को अपने माता पिता से जीन वंशानुगत होते हैं। उदाहरण के लिए, बी श्रृंखला में कुत्ता आनुवांशिक रूप से काला या भूरा रंग का हो सकता है। मान लें कि यह एक समयुग्मीय माता पिता बीबी का रंग का काला का है तथा दूसरे समयुग्मी बीबी का रंग भूरा। इस स्थिति में सभी संतति विषम युग्मीय बीबी होंगे। चूंकि काले रंग का युग्म बी प्रमुख है, इसलिए सभी संततियों का रंग काला होगा। हालांकि उनके आनुवंशिक गुण बी एवं बी होंगे। यदि इस प्रकार के विषम युग्म कुत्ते के बच्चे आपस में संबंध बनाते हैं तो उनसे 25% युग्म काले बीबी, 50% विषम युग्म वाले बीबी, 25% समयुग्म भूरे रंग की संतति उत्पन्न होंगी। विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म की क्या महत्व है? जीवाश्म विकास के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान प्राणी या पौधे पूर्व में उपस्थित प्राणियों अथवा पौधे में संसत विकास की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुए हैं। कौन सा जीव पहले विकसित हुआ और कौन बाद में? सरल जीवों में जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास, दो समूहों के बीच संबंध स्थापित करना। जैसे कुछ डायनासोर में पंखों की उपस्थिति का अर्थ है कि पक्षियों के तथा सरीसृपों के बीच का एक संयोजी कड़ी है। नेक्स्ट, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेवी एस हाल्डेन ने 1929 में एक सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से ही हुई होगी जो प्रकृति की उत्पत्ति के समय बने थे। उनसे कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से इसको लिख लें और उसके बाद रिवाइज करते रहें, पढ़ें, आप अच्छे मार्क्स से सफल हों। इसकी पुष्टि स्टैनले एस मिलर तथा हेराल्ड सी उरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर किया जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक वातावरण जिसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु परंतु ऑक्सीजन नहीं के सामने थे
पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखने पर 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो गए। इसमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। इन्हें प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? अलैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन वाला द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं निम्नलिखित कारणों से अधिक अस्थायी होती है। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटि के कारण जो अधिक उत्पन्न महत्वपूर्ण है। युग्मक निर्माण के समय पैतृक तथा मातृक गुणसूत्र के अनियमित अलगाव के कारण युग्मक निर्माण के दौरान आनुवंशिक पदार्थ का समजात गुणसूत्रों के बीच आदान प्रदान के कारण। उदाहरण के तौर पर यदि यह हम गन्ने के खेत को देखें तो हमें व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी, जबकि मानव या अधिकतर जंतु जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है इसमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं देखी जाएगी। इसी विभिन्नताओं को हम जैव विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? लैंगिक लक्षण गुणसूत्र द्वारा वंशानुगत होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव में अभिलक्षणों की वंशानुगति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ की संतति शिशु में हस्तांतरित करते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का युग्म पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। मानव में बच्चों के लिंग का निर्धारण इस पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ वह लड़की एवं जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ वह लड़का होता है। लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक से समान मात्रा में जनन पदार्थ युग्मिक होकर युग्मक बनाता है जो गुणसूत्री में समय आता है। यही हमें चक्र हमेशा चलता रहता है। केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव व्यष्टि के रूप में उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जो व्यष्टि के लिए उपयोगी होती है वे समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। किसी एकल जीव की सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की बराबर संभावना नहीं होती। उत्तरजीविता के संभावना विभिन्नताओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति की विभिन्नता के आधार पर किसी एकल जीव के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास परिक्रम का आधार बनाता है। धन्यवाद। जय हिंद।